जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्मी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले भी हमने कुछ हाल ही में 3 प्रीवियस ईयर पेपर करे थे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले भी हमने काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि हम आगे और प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जिनकी बहुत वैल्यूज़ हैं। और अगर आपने इन प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर लिया तो मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन लमसम पूरी हो ही गई है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं कहाँ का? आज हम करने जा रहे हैं गोवा एआरओ का। कब का है ये पेपर? ये पेपर आपका 1 नवंबर 2020 का है। ठीक है, तो कुल आप सबको पता ही है, इसमें कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन ए की तरफ, जो कि हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, वैन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया अहिंसा दिवस। सबसे पहले तो अब ये बताइए मुझे, अहिंसा से क्या समझ में आता है आपको? अहिंसा मतलब आपको किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज उसके खिलाफ कुछ बोलना है, कुछ मतलब उसके खिलाफ कोई करना है, तो आप अनशन कर सकते हो, मीन्स बिना उसको हार्म करे, बिना कोई वायलेंस क्रिएट करे। तो अहिंसा का आइडिया कहाँ से आया था? अहिंसा का आइडिया हमारे महात्मा गांधी की तरफ से आया था, जिन्हीं की वजह से हम अहिंसा से अपने देश को आजाद करा पाए थे। तो नॉन वायलेंस इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर 2 ही अक्टूबर इसका आंसर भी है। मतलब जब गांधी जी की जयंती है, महात्मा गांधी जी की जयंती कब की है? 2 अक्टूबर की है। उनका जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? इनका हुआ था पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, वहां हुआ था। तो इन्हीं की बर्थ डेट के याद में नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। कब से? 2007 से हम हर 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा बी, 2 अक्टूबर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा, इन विच सिटी डू इंडियन स्टैंडर्ड करेंसी नोट्स अपीयर? भारतीय मानक मुद्रा नोट किस शहर में दिखाई देता है? दिखाई यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन कहने का मतलब है छपाई, मतलब कहाँ पे छपता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जो हमारा ये जो हमारे नोट है, जो हम यूज करते हैं रोज में, वो कहाँ छपते हैं? वो छपते हैं हमारे नासिक में। नासिक कहाँ है? नासिक आपके महाराष्ट्र में है। अब इसके बारे में बताऊं तो कब स्टार्ट हुआ था? 1924 में इसको अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद 1925 में पहली बार, 1925 में पहली बार यहाँ से क्या, कुछ स्टेशनरी, कुछ स्टैम्प्स, ये सब चीजें यहाँ से मतलब इधर से छपे थे। उसके बाद 1928 में पहली बार 5 रुपए के नोट को यहाँ पे छापा गया था। ठीक, तो कब स्टार्ट हुआ था ये? 1924 में शुरू हुआ था, 1925 में पहली बार स्टैम्प छापा गया था, और 1928 में पहली बार 5 रुपए का नोट छापा गया था। तो यहीं से छपते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी, नासिक इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लेडी विद द लैम्प? निम्नलिखित में से किसे लैम्प वाली महिला के रूप में जाना जाता है? इसका सिंपल सा आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको क्यों कहा जाता है? इसका रीजन है, इनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का एक तरह से जन्मदाता कहा जाता है। मतलब इन्होंने स्टार्ट करा था। ये बहुत ब्रिलियंट थे, किसमें? मैथ्स में, डाटा वगैरह में इनका बहुत अच्छा दिमाग था। तो इसी चीज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया था हॉस्पिटल्स में, ताकि कैसे लोगों की और अच्छी देखभाल करी जा सकती है, कैसे उनकी सेहत को सुधारा जा सकता है, ये सब चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। तो इसका आंसर क्या है? बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म 12 मई 1820 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हेन वाज द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखो, पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं आपको तीनों युद्ध बताता हूँ कब कब हुए थे, उस हिसाब से फिर हम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं पहली बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट वॉर की। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक, जीता कौन था? बाबर। इसी युद्ध के बाद ये बोला गया था कि मुगल साम्राज्य का भारत में शुरुआत हुआ था, तो आगमन हुआ था। ठीक है, अब बात आती है दूसरे युद्ध की। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हेमू, हेमू जिनका नाम पूरा था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम हेमू बोलते थे, और अकबर के बीच में। अकबर ने इस टाइम पे अपनी जो सत्ता संभाली थी, क्योंकि भाई अकबर 13 साल का था जब वो राजा बना था, तो उस टाइम की बात थी, और इसमें हेमू जीत गया था। तीसरी जो वॉर हुई थी वो हुई थी आपकी
14 जनवरी 1761 में किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी मराठा अंपायर मतलब मराठा साम्राज्य के बीच में, और मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में हुई थी। इसमें कौन जीता था? इसमें आपका अहमद शाह अब्दाली जीता था। ठीक, तो तीसरा युद्ध कब हुआ था हमारा? 1761 में। किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसका आंसर क्या है हमारा? सी, 1761 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि पानीपत की एक न एक लड़ाई के बारे में तो कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसके बीच में हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको तीनों चीज कवर करा दी इस क्वेश्चन में। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन जो कि हमारा फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका अकबर द्वारा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? ये आगरा के पास पड़ता है एक तरीके से। इसको अकबर ने बनवाया था किसकी, मतलब किसकी याद में, एक तरीके से याद बोल लो या किसके रिस्पेक्ट में? तो ये बनाया था उन्होंने संत संख सलीम चिश्ती। इनकी रिस्पेक्ट में ये बनवाया गया था। पहले इसका नाम सीकरी था, लेकिन जब अकबर गुजरात से जीतते हुए आ रहे थे तो इसका नाम उन्होंने फतेहपुर सीकरी रख दिया। फतेह, फतेह माने जीतना, तो इसका आंसर क्या है? डी, अकबर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पर जो कि हमारा वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। यूएन क्या है? जो आपका यूएन है इसकी स्थापना मतलब स्टेबलाइज कब हुआ था? ये हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था? मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। इसका मेन रीजन क्या था? कि इसका मेन रीजन ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत सारे देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में शांति बनाई रहे, कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई ना करे, तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ये मेन रीजन था इसके स्थापना का। जब ये स्थापित हुआ था तो उस टाइम पे ऐसे कितने मेंबर थे? सिर्फ 50 कंट्रीज इसकी मेंबर थे। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में लगभग 185 कंट्रीज इसकी मेंबर है। इंडिया भी इसमें एक मेंबर है। यूएन में टोटल 5 परमानेंट सदस्य हैं, मतलब 5 परमानेंट कंट्री हैं जो उनकी परमानेंट मेंबर्स हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो यूएसए, फिर आता है आपका यूके, रशिया, चाइना, और एक लास्ट में है फ्रांस। ये 5 वो कंट्रियाँ हैं जो यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं। इनके पास में वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है? ये मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बता रखा है। वीटो पावर मतलब यही होता है कि इनमें से अगर कोई भी एक कंट्री चाहे, मतलब इन पाँचों में से अगर कोई एक कहता है कि नहीं यार मुझे ये मसौदा समझ नहीं आ रहा, या ये इस जो भी आपने प्रपोजल लाए हो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, तो उसको रद्द माना जाएगा। इसको बोलते हैं वीटो पावर का यूज़ करना। इंडिया भी इसका मेंबर रह चुका है बट परमानेंट नहीं। इंडिया इसका टेम्परेरी मेंबर रह चुका है। तो इसका आंसर क्या है? सी, न्यूयॉर्क इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन पर जो कि हमारा विच प्लेस इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की छत किस स्थान को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके तिब्बत को। तिब्बत को क्यों कहा जाता है? तो तिब्बत की जो एवरेज हाइट है ना समुद्र तल से, वो लगभग 4500 मीटर की है। ठीक है, समुद्र तल से, फ्रॉम सी लेवल। और 8000 से मीटर जितने भी ऊंचे पहाड़ है वो लगभग या तो तिब्बत में है या तो तिब्बत के नजदीक है। माउंट एवरेस्ट भी तिब्बत में ही है। तो यही रीजन है कि इसको हम विश्व की छत कहते हैं। इसका आंसर क्या है? ए, तिब्बत इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन जो कि हमारा हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है और क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ कि इसको कौन अपॉइंट करता है। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको आप एजीआई भी बोलते हो, ये कौन होता है? एजीआई क्या होता है? ये स्पेशली ना एक तरीके से वकील की तरह बोल लो की तरह काम करता है। ये गवर्नमेंट का पक्ष लेता है। कहीं भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नोटिस आया, कुछ भी केस बना, तो गवर्नमेंट का फेवर करता है, उनको डिफेंस करता है, उनको बचाता है कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पूरा राइट होता है, वो कभी भी किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, किसी भी कोर्ट का हिस्सा बन सकता है, सुनवाई का हिस्सा बन सकता है, किसी भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी। ठीक है, ये होता है एजीआई का रोल। एजीआई को नियुक्त कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एजीआई को नॉमिनेट करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर तो हो गया बी, प्रेसिडेंट। अब हमारे इंडिया के एजीआई कौन है? अगर मैं बात करूं हमारे प्रेजेंट एजीआई, तो हमारे जो प्रेजेंट एजीआई हैं मतलब करंट, वो हैं आपके के वेणुगोपाल। और जो हमारे फर्स्ट एजीआई थे, फर्स्ट एजीआई
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? वो थे आपके मोतीलाल सी सेटलवार। ये हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। ठीक, कौन नियुक्त करता है? बी, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। तो इसका आंसर है बी। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन अमरकंटक? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो कौन सी है? वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ से होता है। अमरकंटक पहाड़ कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक सिचुएटेड है। अमरकंटक की जो हाइट है वो लगभग लगभग 3600 फीट की है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ नर्मदा ही नहीं और भी नदियां निकलती हैं, जैसे कि सोन, जोहिनी, ये सारी भी अमरकंटक से निकलती है। इसका आंसर क्या है? बी, नर्मदा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? वो है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसमें क्या उन्होंने कवर कर रखा है? इसमें एक तरह से गांधी जी की बायोग्राफी है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने और भी किताबें लिखी थी, बट अगर बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की तो वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या है? डी, महात्मा गांधी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया? क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारत में लोकसभा चुनाव कितने साल बाद होता है? लोकसभा चुनाव तो ये होता है हमारा 5 वर्ष बाद। अगर मैं बताऊं लोकसभा चुनाव तो क्या होता है, ये पूरे जैसे पूरे देश में एक बार होता है, हमारे इंडिया में पूरे इंडिया में एक साथ होता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे नहीं कि हर जगह एक ही बार में हो रहा है। कुछ स्टेट में जैसे मान लो आज है, कुछ स्टेट में कल है, परसों है, ऐसे होता है। हर 5 साल पे होता है। हमारा लास्ट इलेक्शन इंडिया में कब हुआ था? लोकसभा का इलेक्शन हमारा लास्ट हुआ था 2019 में। अगला कब होगा? अगला होगा 2024 में। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बताऊं आपको लोकसभा इलेक्शन की बात, तो लोकसभा इलेक्शन में जब होता है, खत्म होता है, तो उसके बाद हमारा कौन चुनता है? पीएम चुने जाते हैं। भारत के अभी जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। लोकसभा इलेक्शन में आप किसको चुनते हो? आप अपने एरिया से, आप अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी आपका जिला होगा, वहां से आप एमपी को चुनते हो। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? बी, 5 साल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पर्ल? निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? वो है आपके पेले। पेले पेले आपके ये ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं। इनका एक तरह से फॉरवर्ड में खेलते थे। इनके नाम पे लगभग लगभग 1283 गोल दर्ज हैं इनके नाम पे, जो इन्होंने अपने पूरे करियर में मारे हैं। तो ये पहले मतलब जाता है यंगेस्ट फुटबॉलर थे अपने टाइम पे, जिसने 17 साल की उम्र में जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था 17 साल की उम्र में। तो इसका आंसर क्या है? डी, पहले इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो क्या पूछा गया है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वो है आपके मुंबई में। मुंबई जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, इसका डिजाइन तैयार किया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा। ठीक है, और एक तरह से और बोलूं तो गेटवे ऑफ इंडिया एक तरीके से आरंभिक रास्ता है कहाँ का? एलिफेंटा केव्स पहुंचने का। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वहां तक पहुंचने तक का स्टार्टिंग का रास्ता भी यहीं से जाता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, मुंबई इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु फाउंडेड द ब्रह्मा समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई किसी सेट में कर रखा है। तो इसका आंसर है हमारा राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना करी थी। क्या रीजन था इसको स्थापना करने का? इसका रीजन ये था कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो कई सारी कूटनीति, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अंधविश्वास, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, उसको खत्म करने के लिए या उसको रोक लगाने के लिए, जैसे लाइक सती प्रथा। सती प्रथा जो हमारे यहाँ पे चलती है, जिसमें क्या होता है सती प्रथा में कि अगर कोई किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उस स्त्री को भी अपने पति की चिता के साथ में जलना होता है, मतलब मर जाना होता है। ऐसे ही बाल विवाह, जाति प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं चलती आ रही थी, तो उनको खत्म करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसका आंसर क्या है? ए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1828 में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, राजा राम मोहन। इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन तरफ जो कि है आपका व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कोड? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अपर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। हमारे यहाँ पे 2 तरह के हाउस होते हैं पार्लियामेंट में। अगर मैं बात करूं हाउस की तो हमारे यहाँ पे 2 हाउस होते हैं। एक होते हैं अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। दोनों में बैठते एमपी ही हैं, बट अंतर क्या है? लोकसभा के एमपी को आप चुनते हो। मैंने अभी कुछ उधर पहले ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होता है। उसके एमपी को हम लोग चुनते हैं। हम लोग मतलब पीपल वोट डालते हैं डायरेक्टली। राज्यसभा के एमपी को हम डायरेक्टली वोट नहीं करते। हम क्या करते हैं, राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनको, ये लोकसभा के एमपीज
कई सारे जो स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उनके एमएलएज वो सब मिलकर राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं। राज्यसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, वो है आपकी 250 की। मैं करंट स्ट्रेंथ की बात करूं, करंट में लोकसभा राज्यसभा में कितने मेंबर्स है, वो है आपके 245 मेंबर्स। इन 250 में से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मतलब उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, चाहे वो किसी फिल्म इंडस्ट्री से हो, लिटरेचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उनमें से कोई भी हो सकता है, जिनको 12 मेंबर्स को जो आपके प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका डी, राज्यसभा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन बी, जनरल साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी गैस। एलपीजी गैस जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस के मुख्य घटक क्या है। एलपीजी गैस आप कहाँ यूज करते हो, ये यूज करते हो अपने घर में, जो आप सिलेंडर, आप जो खाना बनाने जो सिलेंडर यूज करते हो, उसके अंदर एलपीजी गैस भरी होती है। अब देखते हैं एलपीजी के अंदर क्या क्या होता है। एलपीजी के अंदर होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। लगभग लगभग 95% ब्यूटेन और प्रोपेन होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं एलपीजी की बात करूँ तो एलपीजी कभी खराब नहीं होती है। इसका वेट अगर मैं वायु से मानूं, एयर से, तो डबल होता है, और वाटर से मानूं तो आधा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है, वो होता है 7%। हमारी पूरी बॉडी में 7% ब्लड होता है। अब 7% कितना माना जाएगा, तो एक हेल्दी बॉडी में लगभग लगभग 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है। ठीक, इसका आंसर क्या है हमारा, डी, 7% इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो वो आपके होता है 746 वाट के बराबर। अब हॉर्स पावर जो हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, जब हमें कभी भी किसी मोटर की या किसी इंजन की अगर हमें स्पीड नापनी हो, एनर्जी नापनी हो, तो हम हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, बी, 746 वाट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 19th क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, लोहे में जंग लगना, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से क्या ऑप्शन बन सकता है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग कैसे लगता है, देखो ये रहा आपके पास आयरन, आयरन पानी के कांटेक्ट में और मॉइस्चर मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो जंग लग जाएगा। ठीक है, इस कांटेक्ट में आते ही जो आयरन है वो बन जाता है आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जब ये सूख जाता है तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हो जंग। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मैंने क्या बताया, अगर कभी भी ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ए, ऑक्सीडेशन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की इकाई क्या है, वो होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में आप कितनी साइकिल्स पूरी करते हो, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो इसका आंसर क्या है हमारा, बी, हर्ट्ज इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मेटल। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु धातु है, मतलब नॉन मेटेलिक, जो मेटल नहीं है। नॉन मेटेलिक क्या होता है कि जो भी मैग्नेट से अगर मैं उसके नजदीक में लाता हूं तो वो उसके साथ कांटेक्ट में ना आए, मतलब ना चिपके। तो उसका आंसर क्या है, वो है आपका यहाँ पे टिन। टिन जो होता है वो आपका नॉन मेटेलिक है। टिन का अगर मैं एटॉमिक फॉर्मूला बताऊं तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एसएन। टिन को हम एसएन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंडिया में छत्तीसगढ़ ही ऐसा एक राज्य है जहां पे टिन प्रोड्यूस होता है पूरे इंडिया में। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ए, टिन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द रेड कलर ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस इज ड्यू टू। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, वो होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अगर हमारे खून में लाल लाल रंग की कमी होती है, तो हेमोग्लोबिन की कमी होती है, तो हमें एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ए, हेमोग्लोबिन इसका आंसर है। अच्छा, अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो रही है आपके खून में, तो कैसे बढ़ा सकते हो। अनार खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, ये वो चीजें जो आपके खून को गाढ़ा लाल बनाती है। इसका आंसर क्या है हमारा, ए, हेमोग्लोबिन। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन, जो कि हमारा बाय होम डज द फिश ब्रीथ। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, तो मछली लेती है हमारे गिल्स के द्वारा, गल फड़े के द्वारा। जो मछली होती है पानी में अगर वो अपना मुंह खोलती है तो उसके अंदर गिल्स होता है, तो जिसके कारण वो जिससे अपना सांस ले पाती है और पानी को बाहर ढकेलती है। तो इसका आंसर क्या है, सी, गिल्स इसका आंसर है। अगर बात करी जाए ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस किससे लेते हैं, हम लंग से लेते हैं अपने सांस। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन, जो कि हमारा क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे कंटेन। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं,
उनमें होती है लो डेंसिटी। जैसे आपने देखा होगा पानी पे अगर आप तेल को डाल दो तो तेल जो होता है पानी पे तैरता है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। इसी तरीके से जो आपके जो क्लाउड्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसके कारण वो आपके हवा में तैरते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा सी, लो डेंसिटी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा व्हाट कॉजेज टाइफाइड। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड होता है आपके बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। इजिली आपके ये खाने पानी इनसे फैल सकता है, तो इसका आंसर क्या है आपका डी, बैक्टीरिया इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा व्हाट डू प्रोटीन्स चेंज आफ्टर डाइजेशन। पाचन के बाद प्रोटीन क्या बदलता है? जो आपका प्रोटीन्स है वो आपके एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एमिनो एसिड, इसके अंदर एमिन और कार्बोजिल दोनों चीज होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, एमिनो एसिड इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूल इकाई क्या है? वो होती है सेल, कोशिका। आपने पहले पढ़ा होगा कि जो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कई सारे सेल्स मिलके, कई सारी कोशिका मिलके बनाते हैं टिश्यू, इसको तक बोलते हो। कई सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन, एक अंग। और कई सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिज्म सिस्टम, जिसको आप या तो ह्यूमन बॉडी बोल लो, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या है? ऐसी क्या जिस चीज से बन रहा है वो होता है सेल। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी, सेल इसका आंसर है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ठीक। तो इसका आंसर आपका बी, सेल इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस इज डैश डैश इज मैक्सिमम इन कलर। प्रकाश संश्लेषण डैश में, डैश रंग में अधिकतम है। पहली बात तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जो पौधे होते हैं वो अपना खाना जिस तरीके से बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। खाना बनाते टाइम में पौधों को क्या चीज होता है? उनको चाहिए होती है सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को मिला के वो अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये सबसे ज्यादा होता किस पे? ये सबसे ज्यादा होता है आपके ब्लू कलर में। क्या होता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो उससे फॉर्म करता है ग्लूकोज। वही वही चाहिए होता, वही प्लांट को चाहिए होता खाना बनाने के लिए। सबसे ज्यादा किसमें होगा? ये होता है ब्लू कलर में। इसका आंसर क्या है? सी, ब्लू इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 29वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो वो होता है हमारा लंग्स। लंग्स जिससे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हम सांस लेते हैं, हम लंग्स में डायफ्राम होता है जो हमारे सांस लेने और छोड़ने पर फूलता और कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी, लंग्स इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, जो कि हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। विच डिजीज इज कॉज बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए कुत्ते के काटने से तो आपको एक ही रोग होता है रेबीज। लेकिन अगर कुत्ता पागल हो, मैड डॉग हो, तो क्या हो सकता है? देखिए रेबीज में क्या होता है, रेबीज एक तरीके से वायरस हो डिजीज है, मतलब वायरस फैलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर इसका जहर फैलना शुरू हो जाए, अगर कुत्ता पागल तो अगर जहर फैलना शुरू हो जाए तो हमारे क्या करता है, ये दिमाग में आके ये हमारे ब्रेन को, मतलब दिमाग को वहाँ पे सूजन आने शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो पूरा जहर था हमारी बॉडी में फैल जाता है, जिससे कि हमें एलर्जी हो सकती है, लकवा मार सकता है और हम मतलब कुछ भी हरकत करने लग सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा डी, रेबीज इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन, जो कि हमारा सेक्शन सेक्शन सी मैथ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 70% of the students in the music school are boys. If the number of girls is 255, find the number of boys. एक संगीत विद्यालय है जिसमें 70% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल कितने परसेंट होते हैं? 100%, जिसमें 70% कितने हैं? 70% तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी परसेंट हुई? 30% तो गर्ल्स हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि लड़कियां कितनी? 255। तो मैंने बोला कि जो मेरे टोटल स्टूडेंट्स हैं सबको मिला के वो है मेरे एक्स। सिंपल सी बात है, अगर मैं 30% निकाल लूं एक्स का तो वो कितना निकलेगा? 255। एक्स निकाल के देखते हैं, तो 0 से 0 कट गया, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 255 गुने में 10 बट्टे पे 3। कटिंग करते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। तो इसका आंसर आ गया 850। तो टोटल बच्चे हैं, मुझे निकालने हैं बॉयज। तो बॉयज कैसे निकालूंगा? टोटल बच्चों में से गर्ल्स को माइनस कर दूंगा। तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 5 जाएगा 9 और 7 में 2 जाएगा तो 5, 595 मेरा आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है मेरा सी, 595 मेरा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर सो दैट डिवाइडिंग 30, 53, 99 विल लीव अ कॉमन बैलेंस। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें अगर मैं इनको विभाजित करता हूँ तो एक सामान्य नंबर आ जाए, एक सेम नंबर आ जाए।
तो वो क्या है, इसको करने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, जो जैसे ये नंबर है 53 में से आप माइनस करो 30, ठीक है। इसी तरीके से 99 में से माइनस करो 53 को, ठीक, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 23, और इसका आंसर आएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। अब आप निकाल लो 23 और 46 का एचसीएफ, मौसो एचसीएफ ऑफ 23 एंड 46, तो वो क्या होता है, 23 का निकलेगा 23 एक कम 23, और 46 का निकलेगा 23 दूनी 46, तो कॉमन क्या बना, कॉमन बना 23, तो एचसीएफ क्या हुआ 23, तो आंसर क्या है इसका 23, डी 23 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 33 क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4725 एंड द मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इज 15, देन व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन डिवीजर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और अधिकतम संख्या गुणनखंड 15 है तो सबसे छोटा सामान्य भाजक क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एचसीएफ की वैल्यू है 15 और दो नंबर का जो प्रोडक्ट है आपका वो है आपका 4725, निकालना क्या है एलसीएम। तो हमारा जो फॉर्मूला वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना है निकालना है, एचसीएफ है 15, ये नंबर है 4725, निकालना क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा 4725 बट्टे पे 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, बचेगा 2 और 2, 15 एकम 15, बचेगा 7 और 5, 15 पंजे 75, तो इसका आंसर क्या है 315, डी 315 इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ अ मोटरसाइकिल कवर्स 140 मीटर इन 18 सेकंड फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखा है, डिस्टेंस है 140 मीटर और जो हमारी टाइम है वो है 18 सेकंड, निकालना क्या है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले निकालते हैं 140 बट्टे पे 18, सॉल्व करते हैं, 2 से 9 और ये हो जाएगा आपका 70, तो क्या आया 70 बट्टे 9 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। देखो 70 बट्टे 9 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो एक तरीका होता है, अगर आपको कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, अगर आपको कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा तरीका होता है, तो उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, करते देखते हैं, 5 एकम 5, 14 पंचे 70, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आंसर आया 14 दूनी 28 किलोमीटर पर आवर। और अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका उल्टा कर दिया जाए, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो उसके लिए भी आसान तरीका है, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना हो तो उसको गुना करिए 5/18 से, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा सी 28 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ प्रशांत लॉसेस 75% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर Rs 6800, व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ दैट आइटम। यदि प्रशांत को एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर 75% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी नहीं पता, माना कि सीपी एक्स है, लॉस परसेंट जो है वो है आपका 75%, और जो आपका एसपी है वो है आपका 6800, निकालना क्या है हमें सीपी। तो सबसे पहले लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका लॉस बट्टे पे सीपी इंटू पे 100, पहले पुट करते हैं 75 बट्टे पे लॉस बट्टे पे सीपी मतलब एक्स इंटू पे 100, तो लॉस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75x बट्टे पे 100, कटिंग करते हैं तो ये बनेगा आपका 3/4x, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस है आपका 3x/4, सीपी है आपका x, ये है आपका 6800, आंसर क्या आएगा, सॉल्व करते हैं, 6800 बराबर हो जाएगा x माइनस में 3x/4, सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4x, कैसे 4x माइनस में 3x बट्टे पे 4, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x बराबर 6800 गुने में 4, आंसर आएगा 00, 4 8 25 का 2 हासिल 3, 4 6 24 3, 27,200, इसका आंसर क्या है बी 27,200, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन जो कि हमारा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स, इस स्थान भरना है। क्या कहना चाह रहे हैं, 39 41 43 45 47, कैसे एक एक का गैप है, इसका आंसर क्या है बी 47, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन जो कि है हमारा, एडिंग द सेम नंबर एंड 5 टू अ नंबर बीइंग द आंसर टू 17 सो दैट विल दैट नंबर बी। एक ही संख्या और 5 को एक संख्या में जोड़ना 17 का उत्तर है तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि माना कि मेरा एक नंबर है, लेट नंबर हो गया x,
उसने बोला x में x को जोड़ो और 5 को जोड़ो तो बनेगा 17। x की वैल्यू निकालनी है। 2x बराबर 17 माइनस 5, 2x की वैल्यू 12, x की वैल्यू होगी 6। क्या आंसर आया? डी, 6 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन जो कि हमारा इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 28 मीटर फाइंड इट्स एरिया। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि उसका जो हमारा रेडियस है वो 28 मीटर का। तो ठीक है, फिर अगर रेडियस 28 मीटर का है तो एरिया निकालना है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 28 गुने में 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, क्या बचा? 22 चौक 88 गुने पे 28। आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2464। 2464 क्या? मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या है आपका? बी, 2464 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 175 टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। देखिए, इसका एक आसान तरीका होता है। आप एक काम करिए, 175 का डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए। कैसे करते हैं? पेयर बनाते हैं। पीछे से 2 का पेयर बनेगा, बचा क्या? 1। कोई ऐसा नंबर जिसका अगर मैं वर्ग करूंगा मतलब स्क्वायर बनाऊंगा तो वो 1 या 1 से कम आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 से करूंगा तो 1 आएगा, बचा, कट गया। अब ये 2 नंबर उतरेंगे नीचे, 1 और 1 को जोड़ो बनेगा 2। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 75 या 75 से कम बने। तो ऐसा कौन सा नंबर बन सकता है? तो मेरे माइंड में आ रहा है 3 कर सकता हूँ मैं। तो अगर मैं कैसे 23 को अगर मैं 3 से करूंगा तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ गया। बाई चांस अगर मैं इसको 4 से करता तो ये बड़ा नंबर पड़ जाता, तो इसे मैंने करा 3 से। तो क्या आंसर आया? आंसर आया 69। तो आंसर क्या बचेगा माइनस करने पर? 6। तो अगर मैं 6 नंबर को घटा दूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, 6 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन जो कि है हमारा इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 560 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 20 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या कहता है? रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई एक साइड, मान लो मैंने बोल दिया कि ब्रेथ वो होगी 20 सेंटीमीटर की। हमें क्या निकालना है? पहले तो लेंथ, फिर पेरीमीटर। तो लेंथ कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं एरिया बट्टे पे ब्रेथ, 560 बट्टे पे 20, कटिंग करेंगे। 2 एकम 2, 28 दूनी 56, कितना आंसर आया? 28 सेंटीमीटर आंसर आ गया। निकालना क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, परिमाप का। तो 2 गुना लंबाई के बदले में 28, चौड़ाई के बदले में 20, तो ये कितना होगा? 2 गुना 48, मतलब आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है? बी, 96 सेंटीमीटर का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट वुड बी द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15, 30। 12, 15, 30 का अल्पतम समावर्तक मतलब एलसीएम निकालना है। कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका है, 12, 15, 30 एक साथ लिखो, निकालते हैं इसका एलसीएम। 2 से कटेगा 6 बार में, 15 नहीं कटेगा, ये 15 बार में। 3 से काटो 2 बार में, 5 बार में, 5 बार में। 2 से काटो 1, 5, 5। 5 से काटो 1, 1, 1, बच गया। क्या बचा? ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इसका आंसर क्या आया? बी, 60 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन में जो कि हमारा ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 20 days, सी एंड ए इन 15 days. If all three work together, then in how many days the work will be completed? क्वेश्चन कहता है ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में, और सी और ए मिलकर 15 दिन में। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? अगर मैं वो निकालूं तो एक दिन का काम तो 1/a प्लस में 1/b मिलके करेंगे 1/12 का। ऐसे ही बी और सी का निकालूं तो 1/b एक दिन में, मतलब निकालना चाह रहा हूं काम, तो वो निकलेगा 1/20। इसी तरीके से एक दिन का काम ए और सी मिलकर तो 1/a प्लस 1/c वो आएगा आपका 1/15। अब तीनों को मिला दो, तो मिलाते हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 1+a प्लस 1+b प्लस 1+b प्लस 1+c प्लस 1/a प्लस पे 1/c। ऐड करो 1/12 प्लस 1/20 प्लस पे 1/15। इनको करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा 1+a प्लस 1+b प्लस 1+c। इनको सॉल्व करो, एलसीएम क्या आएगा? 12, 20 और 15, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 12 के पाड़े में 5 बार में, 20 में 3 बार में, 15 का आएगा 4 बार में। तो ये हुआ 5 3
8 4 12/60 मतलब हुआ 1/5। ठीक है, 2 यहाँ पे ऊपर है तो नीचे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर ये तीनों काम करते हैं तो ये तीनों एक दिन में 1/10 काम करेंगे, तो इनको काम करने में कितना टाइम लगेगा? इनको पूरा काम करने में लगेगा 10 दिन। इसका आंसर क्या आया? 10 दिन में ये तीनों मिलकर काम कर लेंगे, इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ अ सर्कुलर सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? क्या क्या रखा है इसने? बोला हाइट है 15 की और रेडियस है 7 का। निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो लगाते हैं फॉर्मूला, 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 एच की वैल्यू 15, 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बचा? 22 गुने 7 गुने 15। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2310। तो इसका आंसर क्या है? 2310, लेकिन क्या? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। इसका आंसर है ए, 2310 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन जो कि हमारा, द एवरेज इनकम ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज आर एस 1900 पर मंथ। If the manager's income is added to it, then the average becomes 2000 per month. What is the manager's income? एक कार्यालय में 20 कर्मचारी की औसत आय 1900 रुपए है, मतलब 20 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनकी जो औसत आय है, जो एवरेज इनकम निकलती है वो 1900 रुपए है। ठीक है, अगर मैं उसी में मैनेजर की इनकम भी जोड़ दूं तो उनकी जो एवरेज इनकम है वो 2000 हो जाती है। अब हमसे पूछा गया है कि मैनेजर की इनकम कितनी है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऐसे समझो, मैं मानता हूं कि जो मैनेजर की इनकम है वो है एक्स, लेट मैनेजर इनकम एक्स। ठीक है, 20 लोग काम कर रहे हैं तो उनका जो निकलेगा 20 एम्प्लॉयज का, जो अगर मैं निकालूं उनकी इनकम, तो उनका एवरेज है 1900, तो 20 इंटू में 1900, ये हो गई उनकी इनकम टोटल मिला के 19 दूनी 38, आगे में 3 38,000 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्या करूं, 38,000 में एक इनकम और ऐड करूं, जिससे क्या होगा, जो मेरा एक एक्स्ट्रा बंदा है वो और ऐड हो जाएगा और एवरेज बन जाएगा 2000। मतलब मैंने क्या करा, 38,000 तो 20 लोगों की थी, एक बंदा और जोड़ दिया, उसकी इनकम मैंने और जोड़ दी, तो प्लस में एक्स हो गया, 20 पहले से 21 हो गया, एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 38,000 प्लस में एक्स बराबर में 21 दूनी 42,000। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42,000 माइनस में 38,000, आंसर आएगा 4,000 रुपए। तो इसका आंसर क्या आया? कितनी इनकम है उसकी? 4,000 रुपए उसकी इनकम हो गई। आगे बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। वो है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ अ टायर इज 7 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 50 राउंड्स? यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है तो वह 50 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं, इनका सिंपल सा आंसर होता है, अगर कभी भी टायर वाला क्वेश्चन आता है और डिस्टेंस पूछता है राउंड में, तो हमेशा उसका निकाल लो आप सर्कमफेरेंस, यानी परिधि। तो सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है? वो होता है 2πr। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना 22/7 गुना आर की वैल्यू 7 से 7 कट गया, ये आया 44 सेंटीमीटर। उसका सर्कमफेरेंस आ गया। कितने राउंड मारे उसने? 50 राउंड्स। तो करना क्या है, इसको 44 को 50 से गुना कर दो, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 और एक 0, 2200 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि 22 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। इसका आंसर है सी, 22 मीटर। मैंने सर्कमफेरेंस क्यों निकला है? देखो आप सिंपल से सोचो, टायर है, टायर कैसे घूमता है? टायर एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ये टायर है, तो हमें टायर के अंदर से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे एक बार पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए मेरे सर्कमफेरेंस निकला है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 22 मीटर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है, इफ 1 9 25 45 और 121, देन फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहना चाह रहा है? 1 9 25 45 और 121, ये किसका स्क्वायर है? 1 का, ये 3 का, 5 का, ये यहाँ आई थिंक थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पे 49 आएगा, गलती से आई थिंक 45 हो गया, यहाँ पे 49 आएगा। ये 7 का स्क्वायर और ये 121 11 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर आ गया बीच में? 9 का स्क्वायर, वो क्या होता है? 81। तो इसका आंसर क्या है? सी, 81 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन में, जो कि हमारा, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 27, द सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर रिस्पेक्टिवली? क्वेश्चन कहता है, 3 संख्याओं का औसत 27 है, मतलब मैंने 3 नंबर मान लिए, उनका औसत हुआ 27। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो मैंने माना फर्स्ट नंबर जो मेरा है वो है x,
दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो जो मेरा सेकंड नंबर होगा वो होगा मेरा 3x। तीसरी संख्या जो है मेरी, उसने बोला वो है पहली का 5 गुना, तो वो हो गया 5x। इनका एवरेज, एवरेज मतलब होता है तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो और आंसर आएगा 27। देखते क्या आंसर आएगा। 5 3 8 और 1 9, तो 9x बट्टे पे 3 बराबर 27। 3 कम 3, 3 3 9, तो 3x बराबर पे 27। x की वैल्यू होगी 9, तो क्या आंसर है इसका, x की होगी 9, तो ये हुआ 9, 9 त्रिक 27, 9 पंचे 45, तो क्या मैच कर रहा है 9 27 45, इसका आंसर है डी। आइए बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन जो कि हमारा, Arun said that this girl is the wife of my mother's grandson. What relationship does Arun have with that girl? अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के पोते मतलब मेरे बेटे की, पत्नी मतलब मेरी बहू, तो मेरा क्या हुआ रिलेशन उससे, फादर इन लॉ का, तो बी फादर इन लॉ ससुर उसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन जो कि हमारा, फाइंड द रिलेटेड टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद ज्ञात करना है। रीजन का बनाया ये, तो थिंक का बताना है। देखते क्या है। REASON का इन्होंने बनाया SFBTPO। निकालना किसका है, थिंक का, THINK का। आर के बाद आता है एस, ई के बाद आता है एफ, ए के बाद आता है बी, ये फ्लो यूज करते हैं। टी के बाद आता है यू, एच के बाद आता है आई के बाद आता है जे, एन के बाद आता है ओ, के बाद आता है एल, UIJOL। क्या आंसर मैच कर रहा है, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा, तो 50वां क्वेश्चन है हमारा, इफ पेल इज रिटर्न एज 2314। यहाँ थोड़ी गलती है, सो ठीक कर लीजिएगा, इसमें 2314 नहीं, यहाँ पे 2134 आएगा। ठीक, सॉरी, राइटिंग टीम से थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, इसको ठीक कर लीजिएगा। अर्थ रिटर्न एज 4150, पर्ल कैसे लिखा जाएगा, तो लिखते हैं, जो पेल है हमारा वो लिखा गया है हमारा 2134, अर्थ जो है हमारा वो लिखा गया है 41590। पर्ल कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं। पी का मतलब 2, ई का मतलब 4, ए का मतलब 1, आर का मतलब यहाँ पे लिखा है 5 और एल का मतलब है 3। 24153, क्या इसका आंसर है, सी 24153 इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारा गोवा यारो का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। आपको कोई भी परेशानी आई हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ सेट तैयार करके रखे हैं, जिसमें क्या है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, उसमें आप इन क्वेश्चंस को हम शफल करके डाल देते हैं, ताकि आपने जो क्वेश्चन समझे हैं, पढ़े हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सको। हमने एक नई चीज़ ऐड कर रखी है, उसके अंदर हमने नेगेटिव मार्किंग भी डाल दी है, ताकि आप और अच्छे से उनको याद रख सको, अपनी गलतियाँ देख पाओगे, इसलिए रखा गया है। तो कोशिश करिए कि उनको अटेम्प्ट करिए और जितने हो सके उतना ज़्यादा बार करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा पैसा नहीं है, एकदम फ्री, जितनी बार मन चाहे करिए, अपने स्कोर को अच्छा कीजिए। और भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर है आरबीजीडी के, तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है, ठीक है। चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं।
आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है।